अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग के धाने पे खड़े हैं। अच्छी खबर इस्तांबुल से आई तो है कि सीज़ फायर हो गया बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जो ऑलरेडी था वो एक्सटेंड हो गया फॉर इनडेफिनेट पीरियड के लिए। लेकिन जो मेन स्टिकिंग पॉइंट है कि अफगानिस्तान इस चीज़ पे एग्री करे कि वो अपनी सॉइल, अपनी सरजमीन को अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट के अटैक हैं, मिलिटेंट को अपनी ज़मीन नहीं देगा कि जाएं पाकिस्तान में जाके अटैक करें और आ जाएं, आके आपको हम सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर अफगानिस्तान अभी नहीं आ रहा। एक और चीज़ एग्री की है इस्तांबुल में, जहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डेलीगेशन बैठे हैं सर जोड़ के, और तुर्किया और कतर की कर्टसी कि उन्होंने इन दोनों को बिठाया हुआ है। ये दोनों तो पुल आउट कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे फ्रॉम टॉक्स, क्योंकि किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच रहे थे। जो एक और चीज़ एग्री की है वो की है जॉइंट मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है, जो दोनों का शेयर्ड बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का। इसकी मॉनिटरिंग के हवाले से कि जी मॉनिटर करेंगे हम दोनों मिलके कि मिलिटेंट पाकिस्तान के अंदर एंटर ना हो। लेकिन फिर वही बात है कि क्या अफगानिस्तान को कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग अफगानिस्तान टू कमिट दैट कि हम तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और उनको अलाउ नहीं करेंगे वो पाकिस्तान में जाके अटैक करें। फिंगर्स जो हैं वो पॉइंट हो रही हैं इंडिया की तरफ, दैट इज़ ऑब्वियस। और पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि ख़ित्ते में एक ऐसी जंग छिड़ जाए जिसमें इंडिया की वो एक प्रॉक्सी वॉर हो, पीछे इंडिया हो, फेस उसका अफगानिस्तान हो और पाकिस्तान, और इस खित्ते को पूरे खित्ते को मे बी एट द एंड ऑफ द डे वो लपेट में ले ले। पाकिस्तान अपने कार्ड वाइजली प्ले कर रहा है। अभी दोनों डेलीगेशन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस्तांबुल में है। लेट्स सी अभी मज़ीद कितने सैर सपाटे वहाँ पे करते हैं, मीन इन ए वे कितना टाइम और लेते हैं इस चीज़ को एग्री करने के लिए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से ये डिमांड थी कि जो ड्रोन अटैक यूएस करता है अफगानिस्तान में उसको पाकिस्तान रोके या एटलीस्ट अपनी एयर स्पेस अलाउ ना करे। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से उसने कहा कि आपको यू नीड टू स्पीक टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी एक रेड लाइन ड्रॉ की है। यस्टरडे ट्राइबल एल्डर्स के साथ बात करते हुए उन्होंने ये बात क्लियर की है कि हमने जो है तालिबान रजीम को ऑफ कोर्स माजी में या इवन अफगानिस्तान को सपोर्ट किया इकनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, लेकिन अब जो करंट तालिबान रजीम है, तालिबान की गवर्नमेंट है, ये ओपनली सपोर्ट कर रही है मिलिटेंट ग्रुप्स को जो कि पाकिस्तान में आके अटैक करते हैं। एंड वी लूजिंग लाइफ्स, हम अपना खून बहा रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफिशल्स, आर्मी ऑफिशल्स, सीनियर और जवान, आम शहरी, सभी इसमें अपना खून उनका जा रहा है और रहेगा नहीं जाएगा। दिस इज़ द क्लियर मैसेज द आर्मी चीफ कन्वेड टू अफगानिस्तान कि अनफ इज़ अनफ। अगर अब इस मरतबा आपकी तरफ से मिलिटेंट आते हैं तो हम फिर हिसाब चुकता कर देंगे, वंस फॉर ऑल, फिर एक्शन होगा। दैट इज़ क्लियर। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो घर भेजी जा रही है, लेड बाय अनवारुल हक प्राइम मिनिस्टर जो हैं। पीपल्स पार्टी अनाउंस कर चुकी है कि हम अनवारुल हक के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं, और ये जो ऑनगोइंग वीक है इसके मिड में अनाउंस किया था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगी अनवारुल हक के ख़िलाफ़। लेकिन अभी तक क्यों नहीं आई? कई मीटिंग्स हुई, प्रेसिडेंसी में भी हुई, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के पास लास्ट मिनट में कोई नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं? ये 53 का हाउस है आज़ाद कश्मीर का, और पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि 36 मेंबर जो हैं उनके साथ हैं। पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है इसमें। पीएमएल नून ने भी एग्री किया है हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे उनकी नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अनवारुल हक, लेकिन हम जो पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट पिच करेंगे उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। पीएमएल नून इज सेइंग सो। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अपने मेंबर 17 हैं, 10 मेंबर वो कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के हमारे साथ हैं, तो 27 का मैजिक फिगर हमारे पास है टू आउट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज मेकिंग अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। यासिन चौधरी यासिन है पीपल्स पार्टी के, emerging to be the main candidate for the prime minister slot.
तो अब देखना है इसमें रुकावट क्या है। आज भी इनकी मीटिंग है पीपल्स पार्टी की, बिग विक्स की, तो कल लेके आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन या इन डेज टू कम, दैट विल हैव टू बी सीन। लेकिन सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जो इनवारुल हक थे वो भी ताकतवर हलकों के ही कैंडिडेट थे और पहले ही पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून इनको खुल के सपोर्ट कर रहे थे। वो ऐसा क्या हुआ, क्या अवामी एक्शन कमेटी का जो प्रोटेस्ट है जिसमें 10 से 12 लोग लॉस इन लाइव्स एंड 100 ओवर जो हैं इंजर्ड हुए, उसके बाद से चीज़ें टर्न अराउंड हुई और इनकैपेबल फाउंड किया इन पार्टीज़ ने इनवारुल हक को, और जो कि अभी रिज़ाइन करने के हवाले से उन्होंने कहा कि आप ऑनरेबली रेजिग्नेशन टेंडर कर लें, दैट वुड बी फाइन। लेकिन वो अभी खड़े हैं वहाँ पे, किसी की ईमा पे खड़े हैं या व्हाट, तो ये इन डेज टू कम अनफोल्ड होगा। अफगानिस्तान की स्टोरी को हमारे साथ ट्रैक करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, और जबकि आज़ाद कश्मीर के इशू के ऊपर बात करने के लिए इस्लामाबाद से होंगे सीनियर सहाफ़ी वकार गिलानी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस्तांबुल में ब्रेक थ्रू तो हुआ, लेकिन जो डिजायर्ड ब्रेक थ्रू था वो नहीं हुआ। मीन सीज फायर एक्सटेंड हो गया, लेकिन जो अफगानिस्तान से हम चाह रहे थे कि वो कमिटमेंट दे कि वहां से मिलिटेंट पाकिस्तान में आके स्ट्राइक नहीं करेंगे, वो ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है अभी। ये बिल्कुल आपने जो इस्तांबुल के मुज़ाकरात का जिक्र किया, उसमें जो आपने पॉइंट आउट चीज की है वो रिटर्न में अभी तक आई नहीं है। एक सीज फायर जो बॉर्डर के ऊपर है उसको एक्सटेंड किया गया, और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि 6 तारीख को और मुज़ाकरात होंगे, और उसकी दूसरी एक क्लास कहती है कि एक वर्किंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा और उसके पार्ट उसको एक कमेटी होगी जो सुपरवाइज करेगी। अब जो वर्किंग मैकेनिज्म की बात हो रही है तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर वो चीज अंडर डिस्कशन आएगी, आनी चाहिए मेरी नजर में, जिसको आप जी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं की जाएगी, इसलिए कि ये कंसर्न टर्की का भी है, ये कंसर्न कतर का भी है, ये कंसर्न चाइना का भी है, ये कंसर्न रशिया का भी है, ये कंसर्न ईरान का भी है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो 33 दहशतगर्द तंजीमें जन्म ले चुकी हैं, जिसको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, उनको सेफ हाउसेस दिए हुए हैं, उनके वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको वो रेन इन करें, उनको अपने कंट्रोल के अंदर लेके आए। तो मेरा ये ख्याल है, उसके साथ साथ एक और चीज उससे रिलेटेड उसी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन की गई है, वो ये है कि जो भी पार्टी जो भी मुल्क के सीज फायर को या इससे जुड़ी हुई चीजों को वायलेट करेगा उसको फाइन किया जाएगा। तो अब ये मतलब है कि जब मैं इससे ये चीज समझता हूँ, बंद कर, तो मैं इससे ये चीज समझता हूँ जी जी कि इसमें जो अगला जो राउंड होगा बातचीत का, उसके अंदर ये जो कंसर्न आप पॉइंट आउट कर रहे हैं शायद इसको डिस्कस किया जाए कि जी जो अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, उनको अफगानिस्तान किस तरह कंट्रोल करेगा, और उनके ऊपर किस तरह कदगन लगाई जाएगी और क्या तरीका कार इख्तियार किया जाएगा। तो हमें वेट करना चाहिए। अभी जो चीज है उसमें पाकिस्तान के लिए 2 थ्रेट बड़े, 3 थ्रेट इस वक्त बहुत प्रीडोमिनेंट थे। एक तो आपको पता है जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ड्यूरन लाइन के ऊपर जो पाकिस्तान फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, और जहाँ से अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की चेक पोस्ट पे फायर शुरू हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द तंजीमें, जिनमें से बहुत सारों के सेफ हाउसेज और बहुत सारों के ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। आपको पता है कल बाजोड़ में जो कार्रवाई हुई उसमें 2 ऐसे दहशतगर्द मारे गए जिनके ऊपर इंटरनेशनल हैंड मनी थी, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुए थे। एक वो दहशतगर्द था अमजद नाम से, एक जी रियाज के नाम से। तो ये ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। फिर परसों जो एक तश्कील को हिट किया गया, 10 आदमियों की एक तश्कील थी जो पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर पे आई थी, उसमें 3 आदमी अफगानी थे। उनकी जब बॉडियां हवाले करने की कोशिश की गई खरलाची बॉर्डर, खरलाची चेक पोस्ट पे, तो वो अफगान अथॉरिटीज ने उसको लेने से इनकार कर दिया कि जी ये तो हम तो नहीं लेते। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक ऐसे मुनाफिकीन की क़यादत नुमा चीज बैठी हो, जो क्रिमिनल्स हो, जिनका दहशतगर्दी का नेक्सस हो, और वो अपने ही लोगों की लाशें लेने से इनकार कर दे, तो उसका क्या कल्चर होगा।
तो ये पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हैं वो पाकिस्तान ने खुद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए हैं, टारगेटेड ऑपरेशन भी किए हैं, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किए हैं, जो जारी रहेंगे। लेकिन अगर बॉर्डर के ऊपर थोड़ा अमन होगा तो वो पाकिस्तान के अंदर के जो ऑपरेशन है उसके लिए रिलेटिव एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा। दूसरे आप देखिए ईस्टर्न सेक्टर पे भी जी जी 30,000 फौज जमा हुई है, और उसके साथ साथ आज इंडिया के जीओसी का इंटरव्यू चल रहा था, तो कहता है जी हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे। अब आप मुझे बताइए रात के अंधेरे में कौन हमला करता है? रात के लेकिन अंधेरे में या चोर हमला करते हैं, जी जी डाकू बगैर हमला साहब, करते हैं, यही यही से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया ओपनली सपोर्ट कर रहा है काबुल को, तालिबान की रजीम को सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया तो बाहर चाहेगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को जुड़ जाए और पाकिस्तान की जंग, और वो एज ए अफगानिस्तान को अपना प्रॉक्सी बना के पीछे बैठ के एंजॉय करे इस चीज़ को। तो पाकिस्तान की तो नज़र तो होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली टेक ऑन नहीं कर रहे अफगानिस्तान को, बजाय ये कि नहीं, थोड़ा हम हम। तो हमें देखिए पाकिस्तान ने, मैं आप ये बात याद रखिएगा, 20 साल से पाकिस्तान की फौज जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे ड्यूरल लाइन पे डिप्लॉयड है। जी लेकिन आज तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर या अफगानिस्तान के शहर सरजमीन के ऊपर ना तो कोई ऑपरेशन किया ना फायर किया। ये उस वक्त हुआ उनके उनके फायरिंग का तबादला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने डीपर टारगेट्स को हिट किया जब अफगानिस्तान ने पहल की। तो इस वक्त पाकिस्तान ने दुनिया को एक मैसेज भेजा है, जब वो ये है कि हम अमन के जरिए चीज को तय करना चाहते हैं, कि हम मसले को हल करना चाहते हैं। अब उसमें अगर अफगानिस्तान इंडिया किसी तरह से भी स्पॉइलर, पावर स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा तो उसका खमियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा, तो पाकिस्तान तो नहीं छोड़ेगा। फिर हमने अपने हर पावर पोटेंशियल को इस्तेमाल करना है जो पाकिस्तान के अंदर अमन लाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों की वेलफेयर के लिए और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए चाहिए हो। ये पाकिस्तान ने इस चीज को वाजिया कर दिया। अगर दरमियान में उसमें अफगानिस्तान के अंदर इंडिया आके वहां बैठ के उस स्पॉइलर को रोल प्ले करेगा तो अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन टारगेट्स होंगे उनको भी हिट किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहता नहीं हूँ, मैं फिर बार जी बार ये कहता हूँ कि हमें जिंगोइज्म की बयानात देने की बजाय जो हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें हमने अफगानिस्तान के लिए भी एक रोल प्ले किया था जब दोहा में हमने उनके मुज़ाकरात जो है उनको स्पॉन्सर किया था और अमन करवाया था। अब भी हम जिस तरह कह रहे हैं कि ये हम बार बार मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि अमन चाहते हैं, तो हमें ऑन द फेस ऑफ इट दुनिया को दिखाने के लिए तो फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है कि घुसके मारेंगे और गारों में जी। भेज देंगे। ये बेवकूफ़ी होती है। इस तरह आप एक मुल्क का गलत इंप्रेशन जो है दुनिया को भेजते हैं। हमें लेकिन ये कहना चाहिए, जी जी ब्रिगेड साहब जो। हमें ये जी 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 प्लीज प्लीज जी बताइए। कि हमें ये कहना चाहिए कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे अमन को तबाह करने की कोशिश की गई तो हम हमारी इस तादाद के अंदर जितनी चीजें हैं हम उसके उनको इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों के खिलाफ या जो पाकिस्तान का दुश्मन अमन तबाह करना चाहते हैं उनके खिलाफ हम मौसर कार्रवाई करेंगे और हमारे पावर प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन यही है कि पाकिस्तान ने एक मैसेज दुनिया में यह भेजा है कि हम मुज़ाकरात के जरिए चीजों को हल करना चाहते हैं। भैया साहब, क्या ऐसा मतलब जो अफगान डेलीगेशन इस टाइम इस्तांबुल में बैठा है, 7 दिन हो गए, कौन सी ऐसी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है जो पाकिस्तान ने उसको दी है और वो उसको पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, एक दो बड़े पॉइंट्स हैं। तो क्यों नहीं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान रजीम जो है इस चीज पे आ रही, पाकिस्तान को कंसीड क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान की डिमांड्स को? देखिए ये एक नया प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जी ये तो एज ओल्ड प्रॉब्लम। आप 1947 से शुरू करेंगे तो मैं आपको तारीख गिनवा दूंगा, लेकिन सही। क्योंकि टाइम नहीं है उसमें आप देख लीजिए कि मुख्तलिफ मौके पे अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर हुआ हमला हुआ। मोमन में भी हुआ, बाजोड़ में भी हुआ, चमन में भी हुआ, 51 में भी हुआ, 55 में भी हुआ, 65 में भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसका जवाब उनकी सरहद के अंदर जाके नहीं दिया। अब चूंकि इस वक्त जो लीडरशिप आई है उसका आप मेंटल लेवल जो है ना उसका अंदाजा लगाएं। वो जाहिल लोग, उनको ना तो दीन की समझ है ना दुनिया की समझ है। दीन से दुनिया आती है, दुनिया से दीन आता है, उनको किसी चीज का पता नहीं। वो खारजी हैं जिनके बारे में इस्लाम में कहा गया है कि ये तशद्दुद पसंद होंगे, जी जी इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी, ऊंचे शलवारें खींची होंगी, औरतों पे जुल्म करेंगे। इनका विजन जो है वो हैबतुल्लाह जो है ना, जो इनका लीडर है, वो 6 बाई 6 के कमरे में रहता है।
जिस शख्स के 6x6 के कमरे में रहता हो और बाहर निकल के ये भी ना देखता हो कि सूरज किधर से तुलू हो रहा है, उसका क्या विजन हो। सही। तो इनका ना तो विजन है ना इनको सोच, इनको एक चीज इनका विजन है, वो ये है कि गोली से सबको मारो और गोली से सबको कंट्रोल करो। गोली से इन्होंने अपने मुल्क की औरतों को, मैंने बताया ना, ये जो 3 लोग मारे गए अफगानियों के, अफगानी मारे गए पाकिस्तान के अंदर, उसकी डेड बॉडी जब दी गई उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो आप उस लीडरशिप का लेवल निकाल दे क्या, जो अपने लोगों की लाशों को भी अपने मुल्क में दफन होने की इजाजत देता है जहाँ पे वो पैदा हुए, जिनका आईडी कार्ड वो लेके फिर रहे हैं। तो ये है बेवकूफ जाहिल किस्म के लोग, बेवकूफ नहीं है, ये जाहिल सही। दहशतगर्द है। तो ये हर चीज के अंदर दहशतगर्दी निकालते हैं। कभी काबुल, अभी बहुत सारा मुबैना तौर पे ये बात आ रही है कि वहां पे जो इनकी कॉलें डिटेक्ट हुई है इसी अंश हकानी की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया में जो अजीत कुमार डोभाल का हैंडलर है उससे बात कर रहे थे। तो ये डायरेक्शन तो या तो इंडिया से लेते हैं या ये लेते हैं अपने वो जो हैबतुल्ला जो 6x6 के कमरे में रहता है और जिसका टनल विजन जो है वो एक 3 साल के बच्चे से भी ज्यादा नहीं है और जो दहशतगर्दों का सरबराह है। तो उनके साथ उनको मनाना और इस चीज को ग्रेजुअली लेके आना, इसमें वाकई टाइम लगता है। क्योंकि आपको पता है दोहा में वो टर्किया में क्या हुआ, बार बार कहा गया कि सही। ड्राफ्ट सही। बना और ये ड्राफ्ट जाके डिस्कस करते, एक क्लास डिस्कस करते थे, फिर वापस आ जाते कि ये हमें फिर कबूल नहीं। हाँ जी, वो तो यू हैव रिजेक्ट टू करता है फिर एक्सपेक्ट दिस दोबारा से। थिंग। ब्रिगेड साहब, इसमें आखिर पे मुझे एक शॉर्ट सा आंसर ही रिक्वायर्ड है आपसे। आप क्या देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग में जाएंगे या कि समहाउ चीजें मैनेज हो जाएंगी, पीस की तरफ ही बढ़ेंगे? मैं उम्मीद कर सकता हूँ पीस की तरफ बढ़ेगी, बाकी प्रोडिक्शन नहीं कर सकता। I want to, we should not go to the war because war is a destructive for Afghanistan, for Pakistan also and Afghanistan। एक भी बम गिर जाए तो उससे लोग शहीद होते हैं, तो होते तो सही। सिविलियन सही। ना, एलिट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस्लामाबाद की जो राहदारियों में रह रहे हैं, जो आके बड़े बड़े फोर्ट्रेस, उनको तो कोई फर्क अफगानिस्तान में भी नहीं फर्क पड़ता, पाकिस्तान में भी नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है आम, अब जो शहादतें हो रही हैं वो आम फौजियों की हो रही है। परसों भी 2 ऑफिसर है, एक आरएमओ थे, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर जी हाँ, डॉक्टर थे, कैप्टन नोमान, एक और उनकी तो शहीद तो आम आदमी होता है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि वॉर अवॉइड हो और कोई रास्ता निकल आए जिससे दोनों ममालिक जो एक दूसरे की समझे, बल्कि एक दूसरे के, अफगानिस्तान पाकिस्तान को समझे। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को समझता है कि वो दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी को पनपा रहा है और दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान ये समझे कि इन दहशतगर्द ग्रुपों को जिनको वो पेट्रोनाइज कर रहा है वो उसकी अमन के लिए लेके आएंगे। वहां पे लोगों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जाएं, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, वो दुनिया के ममालिक से भीख मांग रहा है कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में खाने के लिए चीज नहीं होगी, मकई नहीं होगी, रोटी नहीं होगी, जी जी, गंदम नहीं पाकिस्तान होगी, से कुछ रहने नहीं के लिए जाएगा ऑफ जगह कोर्स। नहीं हाँ है, जी। तो मदद करें अफगानिस्तान की। तो जिस मुल्क के लिए भीख मांगी जा रही है उस मुल्क के बेगैरत लीडरों को तो ये सोचना चाहिए कि हम अपने अवाम के वेलफेयर का ख्याल रखें, उनको और गुर्बत में और उनको और डेप्रिवेशन में और मोहताजी में मुब्तला न करें। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर अली हमारे साथ थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट वकार गिलानी साहब ने। गिलानी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जनाब आपका और कैपिटल टीवी का। गिलानी साहब, क्या चल रहा है आज़ाद कश्मीर में? प्राइम मिनिस्टर जो है इनवारुल हक, उनकी कश्ती जो है वो डूब रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अनाउंस कर दी थी पीपीपी ने, और ये जो लास्ट वेडनेसडे था इसमें उन्होंने लेके आनी थी। क्या लास्ट मिनट टिंकरिंग चल रही है अभी? स्टिल जो है तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर पाई पीपल्स पार्टी। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये देखिए जो आपने कहा ना क्या चल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि गड़बड़ घोटाला चल रहा है अभी और उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। और उसमें जरदारी साहब ने पाँव तो रख दिया है, लेकिन अब आगे क्या करना है इसमें काफी रुकावटें उन्हें नजर आ रही हैं। उनका ख्याल था कि एक स्मूथ सेलिंग होगी और उसके बाद हम अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे, चूंकि वो समझ रहे थे कि चूंकि आपको पता है आजाद कश्मीर में जो सेकंड बड़ी पार्टी तो वही थे और उससे पहले पीटीआई थी जो स्प्लिट हो गई। हाँ जी। तो उनका ख्याल था कि अब ये सारे मामला जो कश्मीर में एहतजाज वाले हुए पहले और उसके बाद से ये बातें हुई कि बंदा यहाँ पे बदला जाए, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना कैंडिडेट वहां पे उतार देते हैं। इस सिलसिले में पहले तो पीएमएलएन ने एग्री भी किया, आपको याद होगा मीटिंग्स भी हुई, लेकिन अभी फिर पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो उस तरह नहीं जा रहे हैं। बल्कि अभी ताज़ा तरीन जो आज की मेरा ख्याल इतला आपके पास भी होगी कि मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं वो भी मिले हैं और प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं और आसिफ जरदारी से भी सदर मुमलिकत से मिले हैं।
और कुछ बातचीत इस हवाले से उन्होंने किया, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी से अलहदा मुलाकात की है जुल्फिकार नैन साहब उन्होंने। जी जी कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए अभी मुझे जो लग रहा है, कश्मीर हो या हो, आप जी देखें कोई अभी आसान सूरत की चीजें, आसिफ अली जरदारी जो खुद हम कहते हैं कि व्हीलिंग एंड डीलिंग के एक्सपर्ट हैं जी और सियासत के वो जनाब बड़े हावी होती हैं उन पे सारी चीजें, वो भी इसमें अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं तो नहीं अभी गलन साहब, मुझे मुझे जो गलन लग साहब रहा है कि ये गलन कहीं साहब के अदम एतमाद शायद अभी और डिले जी होगा। गलन साहब, मैं यहाँ यहीं से आपसे क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन आपको थ्रो करूंगा। वो यही है, आप कह रहे हैं कि जो है उसके जरदारी साहब एक्सपर्ट हैं सारी पॉलिटिकल मनूवरिंग के और सारे मामलात में। तो देखें, उन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि 17 उनके ऑलरेडी मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, 10 जो हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के उन्होंने तोड़ लिए हैं, उन्होंने एग्री कर लिया है, इनके साथ उनकी पिक्चर्स भी आई हैं। तो 27 का ही मैजिक फिगर चाहिए पीपल्स पार्टी को हाउस ऑफ 53 में। तो मतलब बज़ाहिर तो चीजें बहुत आसान लग रही हैं। जी हाँ, बाजार तो आसान लग रही है, लेकिन हमें ये देखे, ये हमें समझना पड़ेगा, अगर इसको हम थोड़ा सा नेशनल सियासत से भी जुल्फिकार नैन साहब जोड़ें। जी जी पीपल्स पार्टी बेशक वहां पे इस वक्त सेकंड मेजॉरिटी जमात है, पहली जो बड़ी जमात है पीटीआई वो तो स्प्लिट है, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए और चीजें बन गई। जब ये इंतखाबात हुए थे 2 साल पहले, तो वहां पे तो देखें पीटीआई की हुकूमत बनती थी, लेकिन जिस जी तरह हमने मरकज में नहीं दी गई और स्प्लिट आया और आजाद कैंडिडेट्स से उनको मिलके तो अनवारुल हक को वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एक तरह से अनवारुल हक तो नून लीग के उम्मीदवार भी नहीं थे और वो अच्छा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं थे तो और पीटीआई के भी नहीं थे, उन्होंने कह दिया मैं आजाद लड़ा हूं। लेकिन वो मैं असल में यहाँ पे बड़े ये घर भी के बता उम्मीदवार दीजिएगा, थे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गलानी साहब, ये भी बता दीजिएगा, ये तीनों के वो उम्मीदवार नहीं थे पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएल नून के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जिनके वो कैंडिडेट थे, तो अब क्या हुआ? सम लव लॉस्ट इज देयर। यही यही ना 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 यही तो है। देखिए वो बड़े घर के उम्मीदवार थे, हम कहते हैं जिसको बड़े प्यार मोहब्बत से, और इसीलिए आप देखें कि बड़ा घर उनको बचाने के लिए आ गया है। अच्छा तो मोहसिन नकवी की जो मुलाकातें हैं, जाहिर है अगर आसानी से तब्दीली हो जानी होती जुल्फिकार नैन साहब, तो मोहसिन नकवी तो बीच में ना आते, जी वो अलग-अलग मुलाकातें ना करते। ठीक तो वो है। बड़े घर का कोई पैगाम लेके यकीनी तौर पे समझ आ रहा है कि वो आए हैं, और जो आसिफ अली जरदारी साहब चाह रहे हैं वो उनकी वहां पे कह लें दाल नहीं गल रही या बात नहीं बन रही है। तो ये बदकिस्मती कह ये लें पीपल्स ये पार्टी के गिलानी साहब, साथ अगर ये है कि आपकी वो इंफॉर्मेशन बड़ी है, अगर ताकतवर हल्के जो है उन्होंने अपना हाथ इनवारुल हक के सर पे फिर से रख दिया है, तो जरदारी साहब के लिए तो ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, 36 मेंबर्स ने जी हाँ। कमिट किया है एज टोटल, जिसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं कि हम इनवारुल हक को घर भेजेंगे। अब वो 36 जी मेंबर जो हैं वो बेचारे क्या करेंगे, और जो इनको लेके चल रहे थे यानी कि पीपल्स पार्टी और साथ में नून लीग भी खड़ी थी कि हम सपोर्ट करेंगे जरदारी साहब की इस मूव को, तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा इन दोनों के लिए, एज सच पीपीपी एंड पीएमएल नून। जी, असल में देखें थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड पे जाएं जुल्फिकार नैन साहब, जी तो ये आप देखिएगा कि आजाद कश्मीर में ये जो अभी बड़े मुजाहरे हुए, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी मारे गए और कुछ मुजाहरीन भी मारे गए, बाद में हुकूमत ने तस्लीम अवामी किया, एक्शन और कमेटी ने साल जो, डेढ़ हाँ जी पहले जो अवामी मुजाहरे हुए जी थे, तो वहां पे जो अनरेस्ट है, एक तासुर ये है कि जो बड़ा घर है वो ये समझता है कि इस अनरेस्ट को वो अपने तरीके से कंट्रोल करें, और वो नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह का पीपल्स पार्टी का या इस तरह का कोई बंदा आ जाए जो सियासी आदमी हो और वहां पे वो उस पोजीशन को लेके आगे चले और सियासी अंदाज में लेके चले, वादे वईद हों या और चीजें हों। एक वजह तो ये भी है कि वो इस सारे मामले को अभी जिस तरह की सेंसिटिविटी इसमें इन्वॉल्व है, सुनने में ही आया कि वो उसको खुद हैंडल करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी को इसीलिए नून उनके तहफात आए और फिर बाद में अब मोहसिन नकवी आ गए, तो ये रुकावटें अब खड़ी की जा रही है, मनाने की ये कोशिश की जा रही है कि शायद आसिफ अली जरदारी इस बात पे मान जाएं कि अगर यही सेटअप थोड़ा सा कंटिन्यू कर जाए। लेकिन जो आपने बात की वो भी बड़ी अहम है, ये आसिफ अली जरदारी की सियासत को कितना बड़ा धचका होगा या नहीं होगा, या वो उसको एक सियासी दाव पेच समझ के कबूल कर लेंगे या वो मनवा लेंगे मोहसिन नकवी को कि नहीं जनाब ये बंदा जो है हमारा, इसको ले आए। आप मजे की बात ये देखें, कभी आपने सोचा है पीपल्स पार्टी के अगर बैकग्राउंड को हम देखें, आप और मैं बल्कि सब लोग यहाँ पे इसको कवर भी करते रहे हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, जी जी कि कभी उनके अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक आए हों, कभी उनके अंदर से रेजर्वेशन आई हों, तहफात आए हों, तो ये पहली दफा है वो भी आजाद कश्मीर की असेंबली में
वहां पे पीपल्स पार्टी के अंदर से ग्रुप बन रहा है और वो कह रहा है कि जनाब हम चौधरी यासीन को नहीं तस्लीम करते, वो तो इस तरह नहीं है, हमें तो ये बंदा चाहिए, वो बंदा चाहिए। तो ये ऐसा हो नहीं सकता है। ये बड़ी चंबे की बात है मेरे लिए, एक पीपल्स पार्टी का तालिब इल्म होने की हैसियत से अगर मुतालिया करूं तो, कि उनके अंदर कैसे फॉरवर्ड ब्लॉक इस तरह से आगे कि वो आके कहें कि जनाब हम ये नहीं मानते हैं। तो ये सारा कुछ किस तरीके से मैनेज हो रहा है। फिर मोहसिन नकवी अगर ये सारा कुछ इजीली हो जाता जी जी तो फिर तो मोहसिन नकवी के आने की जरूरत नहीं थी। वो आके ना अलग अलग मिलते ना कन्विंस करने की कोशिश करते। तो एक कड़ा इम्तिहान तो है पीपल्स लेकिन पार्टी का इस हवाले से कि क्या वो अब लेकिन इसको ले गिलानी साहब पाते हैं यहाँ या नहीं, जो मुझे बज़ाहिर अभी मुश्किल नजर आ रहा है। गिलानी साहब, जब पीपल्स पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है इनिशिएट की होगी, तो आपका ख्याल नहीं है कि वहां से उन्होंने पूरा गो हेड लिया होगा? आल्तो के ताकतवर हल्के जो हैं ऑफ कोर्स पीएमएल नून के पीछे खड़े हैं, उनकी गवर्नमेंट को पूरी सपोर्ट है उनकी, और उनका माइंड रीड करने के बाद ही पीपल्स पार्टी ने ये मूव की होगी ना, उनकी डिसएग्रीमेंट के साथ तो नहीं आए होंगे। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि पहले इनको ग्रीन सिग्नल दिखाया गया, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक रेड फ्लैग जो है वो रेज कर दिया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक पहलू तो ये है, लेकिन एक पहलू ये है कि हो सकता है ये सोलो फ्लाइट हो। वो जो बैकग्राउंड मैंने पहले बताया कि जो एहतजाज हुए उसके बाद ये बात कैसे चली कि जनाब वजीर आजम को तब्दील किया जाए। तो आपको याद होगा जब ये बने थे तो पीपल्स पार्टी उस वक्त से चाह रही थी कि चूंकि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है तो उनका वजीर आजम आए। तो आसिफ अली जरदारी ने ये समझा होगा यकीनन कि जनाब आप जो अगर आपने तब्दील ही करना है तो जो हमारे साथ ड्यू था कि हमारा बंदा आएगा तो आप, ये उनकी सोलो फ्लाइट हो सकती है जो आप कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उधर से ये कहा गया हो कि नहीं इसी तरह ही सेटअप चलना चाहिए। तो पहले नॉन लीग तो पहले जिस तरह आम मिली उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है जिस तरह आप कहेंगे हम साइड पे हो जाते हैं तो आप आ जाएं। लेकिन बाद में उनको जाहिर है किसी ने शाबाश दी तो बाद में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ। कहने आप इसको अगर थोड़ा सा मैं बड़ी पिक्चर से इजाजत दें तो जोड़ दूं जी 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 कि बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात यहाँ पे नहीं है। आप पंजाब में भी देखें, पंजाब में भी जब भी वो कुछ कोशिश करते हैं कुछ हथियारात की, कुछ बातचीत बढ़ाने की, हाथ को मारने की, तो वो बात उनकी नहीं गलती। और बात आखिर में कहाँ पे होती है, जाके नवाब शाह में मोहसिन नकवी से मुलाकात होती है, पीपल्स पार्टी नून लीग का वफद जाता है। मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी का एक ख्याल था, जो मेरी एक असेसमेंट है इस हवाले से, वो समझ रहे थे कि ये चीजें अभी तो चली हैं पोस्ट पीटीआई और शहबाज शरीफ आए और उसके बाद पीडीएम आया और इंतखाबात हुए, उसमें उनकी कोई बड़ी गुंजाइश निकलेगी बाद में। जो मुझे लग रहा है कि चूंकि जो मैचिंग है बड़ी जबरदस्त हो गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ की, उस मैचिंग में उनको अपने लिए कोई गुंजाइश निकलती नजर नहीं आ रही। इसलिए जब भी वो कहीं पे भी, चाहे पंजाब हो चाहे कश्मीर हो, हाथ पांव मारने की कोशिश करते हैं तो बात बन नहीं रही अभी। तो गिलानी साहब, यहाँ पे मैं भी आपके ही जो इसी ऑब्जर्वेशन है इसी के ऊपर कमेंट करता चलूँ। देखें, अगर जो पीपल्स पार्टी के हवाले से एक अगर हम पोस्ट पीटीआई सिनेरियो देखें तो ये चीज़ कही जाती थी कि इनको सिर्फ महदूद रखना है सिंध तक। पीपल्स पार्टी को ये सपोर्ट ऑफ कोर्स करेगी पीएमएल नून को गवर्नमेंट फॉर्म करने में, गवर्नमेंट खड़ी करने में। जाहिर है अगर वो अपनी सपोर्ट खींच लेती है पीपल्स पार्टी तो सेंटर में एक दिन लगता है गवर्नमेंट ख़त्म होने में, लेकिन फिर भी नहीं होगी, चीज़ें किसी और तरह से मैनेज हो जाएंगी, ये आपको भी पता है। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो सारा स्क्रिप्ट लिखा गया था इसमें ये चीज़ क्लियर थी कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सिंध तक ही महदूद रखना है, उसका कोई और रोल नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, नेदर इन सेंटर नॉर इन पंजाब। तो व्हाट टू टॉक अबाउट द आज़ाद कश्मीर। अब आज़ाद कश्मीर के हवाले से सिचुएशन बनी तो इनका ख्याल था कि इसको कैपिटलाइज करके कुछ हम ग्रैब कर लेंगे पीपल्स पार्टी वालों का, मीन प्रीमियर की स्लॉट ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इनवारुल हक को कैटेगोरिकली बताया भी पीपल्स पार्टी ने कि 36 मेंबर्स हैं तुम्हारे अगेंस्ट हैं, उनको शो भी किया आउट ऑफ 53, उसके बावजूद इनवारुल हक रिफ्यूज टू रिजाइन, तभी नजर आना शुरू हो गया था कि चीजें कुछ गड़बड़ हैं। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। यहाँ पे टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। वकार गिलानी सीनियर जर्नलिस्ट बेस्ड इन इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी जैसे मैं आपको बता रहा था इस ब्रेक से पहले भी कि उनका शेयर सिर्फ सिंध की हद तक है, तो अगर कोई और वेंचर करेंगे तो वो वेंचर या वो एडवेंचर जो है वो मिस एडवेंचर में टर्न होने में देर नहीं लगेगी। यही सीन हम कुछ क्या देख नहीं रहे आज़ाद कश्मीर में?
बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो भी एडवेंचर कह लें या जो वो अपने पॉलिटिकल कैनवस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, तो अभी उनके लिए रुकावटें हमें नजर आ रही हैं। और ये नहीं, आप ये देखें, ताज़ा तरीन जो है कश्मीर ही नहीं, सिर्फ केपी का आप देख लें कि जी केपी में जब ये इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में गवर्नर केपी को कहा कि आप जाएं जी और वहां जाके हलफ लें, और उसके बाद ये सारा चीज वो आपको पता है, इस हलफ पे और उनकी जो नॉमिनेशन थी उस पर तो रेजिस्ट किया जा रहा था। जी हाँ, तो ऐसे ही है। उस रेजिस्टेंस सुहेल के अफरीदी बाद की। अभी क्या चल रहा है जुल्करनैन साहब, अभी कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कल से कि गवर्नर केपी को तब्दील करने की बात हो रही है। हम्म तो गुंजाइश उन्हें कहीं पे भी नहीं दी जा रही कि आप खुल के खेलें या हम्म। डेमोक्रेसी के हवाले से आप कुछ अपनी मर्जी से कुछ करें। अभी एक कंट्रोल सिस्टम के तहत मैं, यही एक परसेप्शन है कि उन्हें सब कुछ करना है। यही सबसे बड़ी रुकावट है आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, क्योंकि वो तो बहुत कुछ बैंक कर रहे थे मोहसिन नकवी के साथ, जो कुछ भी उनकी बातचीत जी जी शुरू में हुई। तो अब शायद उन्हें लग रहा हो कि आपको याद होगा उन्होंने चोरी शुजात के साथ कहा था कि ये अपना बच्चा है। तो अब मोहसिन नकवी अब उनके बच्चे हैं कि नहीं हैं, ये तो वक्त बताएगा। क्या आप देख रहे हैं फाइनली कि अब अनवारुल हक विल स्टे हियर, कहीं नहीं जा रहे? मतलब दो टोक जो सीधा सीधा आपका आंसर था एज ए होल। हाँ जी, अभी तक तो यही लग रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है कि उनको बचाने के लिए वो कुव्वतें जो हैं वो आ गई हैं मैदान में। लेकिन अभी बातचीत होगी, आपको पता है कल पीपल्स पार्टी ने अपनी कमेटी का इजलास भी बुलाया जी है, सेंट्रल कमेटी का, और पार्लिमानी कमेटी का भी बुलाया है। तो अभी कोशिश तो वो पूरी करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ये एक टेस्ट केस तो अब उनके लिए बन गया है कि अगर वो ये सारा कुछ पीछे लेके जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए एक awkward पोजीशन है और जी। सिचुएशन है। और अगर वो आगे लेके जाते हैं तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे आगे लेके जाते हैं। लेकिन अभी तक तो मुझे कहीं जाते हुए अनवारुल हक नजर नहीं आ रहे। राइट, तो पीपल्स पार्टी के पास आप समझते हैं कोई अभी भी ऐसा कार्ड या पत्ता मौजूद है जिसको वो शो करें, उसके बाद जो है बाजी पलट जाए? नहीं, मेरा ख्याल है क्या शो कर सकते हैं वो, आपके ख्याल में शो करने के लिए तो सब कुछ सबको पता है। उनके शो करने का तो एक ही कार्ड था जो वो इंतखाबा से पहले भी लेके चले गए कि जनाब पीटीआई के साथ मिलके अगर हुकूमत बन जाती है तो बना रहे हैं। उसके बगैर तो वो देखें, वो ना नून लीग के साथ उस तरह आप चल सकते हैं ना पीटीआई के साथ चल हम्म। सकते हैं। तो ये है कि ये हो सकता है कि कुछ वजारतें ले लें। वे क्या सराई कर रहे हैं, मजीद नहीं वजारतें नहीं ले नहीं, लें बड़ी बड़ी। देखे यहां पे मैं आपको बताता चलूं, वजारतें शायद पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि सेंटर में उसे वजारतें आप ज्वाइन कर ले वो, लेकिन अब चीजें टर्न अराउंड हो गई हैं। में पाकिस्तान इंडिया की एक जो झड़प हुई है, स्मॉल टाइम वॉर हुई है, उसके बाद चीजें चेंज हैं। हाँ, अब नहीं, मैं नून कश्मीर लीग, की बात कर रहा हूँ कि वहां पे भी हो सकता है इनकी नहीं नहीं नहीं, सेटलमेंट हो जाए। अब इनको नून लीग वहां पे कोई किसी किस्म की कोई मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार नहीं है। सेम या इज द केस इन बिल्कुल, पंजाब एज वेल। असल में जो आसिफ अली जरदारी के लिए जो इस वक्त जो मुफाहमत के बादशाह जिनको हम कहते हैं उर्फे आम में, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही देखें ये है जो मेरी नज़र में है कि वो जो केमिस्ट्री डेवलप हो गई है फील्ड हम्म। मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और नून लीग के दरमियान, वो उसको किस तरीके से उसमें अपनी गुंजाइश निकालते हैं। क्योंकि जो शुरू से तो थी शायद कि आधी आधी टर्म की बात हो रही थी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका देना था। अब उन्हें वो सारे जो आपको बिल्कुल गिलानी मौके और साहब, यही भाई। अपॉर्चुनिटीज हैं वो डिमिनिश होती नजर आ रही जी हैं। जी, गिलानी साहब, क्या पीपल्स पार्टी यही बड़ी गलती तो नहीं कर गई अगर उसी वक्त एग्रीमेंट में चले जाते कि आधी टर्म शहबाज शरीफ साहब की, आधी टर्म बिलावल भुट्टो की, या 3 साल शहबाज शरीफ के पास, 2 साल बिलावल भुट्टो के पास? तो अगर ये उस वक्त मान जाते, एग्रीमेंट को साइन कर लेते, तो बड़ी विन विन पोजीशन में नहीं होना था इस टाइम पीपल्स पार्टी ने? बिल्कुल होना था, लेकिन देखें सियासत में तो हालात तब्दील होते रहते हैं। तो वो अभी तब्दील भी हो हम गए ना? कुछ कह नहीं सकते कि जी, उस वक्त आगे क्या लग रहा होता था कि है। बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो लेकिन अभी जो पीपल्स पार्टी की गुंजाइश निकलना या जिस तरीके से खुल के वो खेलना चाह रहे हैं, उसकी वजह ये भी है कि जब वो पीपल्स पार्टी अपनी ट्रेडिशनल बातों पे आती है, जो हम कहते हैं कि उसका फोटे है, जिसमें वो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंक्लूसिव होने की बात करते हैं, जहाँ पे वो पीटीआई को थोड़ी बहुत स्पेस देने की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जी जी तो उसमें फिर वो चीज शायद एक्सेप्टेबल नहीं होती कुछ खास कुव्वतों को, कुछ खास कह लें बड़े घर को। इसलिए वो थोड़ी सी लिमिट में भी रहना है उन्हें, और उनके दाव पेच भी नहीं चल रहे। एक कश्मकश में मुब्तला जरूर है पीपल्स पार्टी, बाहर आके वो जो मर्जी कहें, लेकिन ये उनका इम्तहान अब कितनी देर आगे चलता है, इस पे उनकी हिकमत अमली कितनी कामयाब होती है, वो तो जब तक नहीं हो सकती जुल्करनैन साहब, जब तक कोई आगे पीटीआई भी उनको कोई हाथ नहीं पकड़ाती। अदरवाइज तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे।
पीटीआई तो अपने कार्ड किसी स्टेज पे हमें लगे नहीं मे 9 के बाद कि वो स्मार्टली प्ले कर रही है, उसको एजुटेशन के अलावा तो कोई चीज समझ नहीं आती पीटीआई को, तो इसलिए हाँ जी। पीटीआई तो पॉलिटिक्स की, जिससे आप कई सारे ऑब्जर्वर हैं, आप भी शायद यही कहें कि जो एबीसी है पॉलिटिक्स के हवाले से, एजुटेशन के अलावा भी पॉलिटिक्स होती है, वो शायद वो कहते हैं कि वो एबीसी वाली बुक जो है वो उनके पास मौजूद नहीं है जिसको वो पढ़ सकें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही सीख रहे हैं। और उनकी इस वक्त असल में सारा कुछ निजाम भी उनका आपको पता है तितर बितर किया गया हुआ है या हो गया हुआ है, कुछ उनकी अपनी हरकतों की वजह से, कुछ दूसरे मामला की वजह से। लेकिन पीपल्स पार्टी जिस बंद गली में है वो उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, और वो रास्ता उन्हें किस तरह निकालना है ये आप देखें। आने वाले दिनों में वो क्या, जो आसिफ अली जरदारी साहब उस पर क्या कहते हैं, ये क्या कर सकते हैं। अभी तो ये भी बातें चाह रही हैं जो 27वीं तरमीम आनी है उसमें पीपल्स पार्टी के कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी कितनी फरमाइशें हैं, और वो कितनी इनकॉर्पोरेट होंगी या नहीं होंगी, और कितनी ऑन बोर्ड होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अभी सुनने में आ रहा है 27वीं तरमीम आने के हवाले से। ये भी एक अभी बहुत बड़ा सवाल है। तो कश्मीर आखिर तो देखें, कश्मीर में वो देख तो गए हैं अपनी सियासी जंग को, लेकिन उस बंद गली में वो इस जंग को किस तरह जीतते हैं ये हमें आने वाले दिनों में देखना है। और आखिर पे मैं अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से, जिसने ये सारा इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैनेज किया आज़ाद कश्मीर में, आप उनकी सियासत कहाँ देख रहे हैं? देखिए अभी तो देखिए उन्होंने एज ए पोलिटिकल पार्टी तो कोई नहीं खुद को रजिस्टर किया ना, अनलेस कि वो इंतखाबात, अगले इंतखाबात अगर होते हैं वो उसमें आते हैं। जिस तरह बहुत सारी बातें हम सुनने में आती हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, वो तो जब तक माफ कीजिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म के साथ या वो कोई अपनी पॉलिटिकल जो मूवमेंट या एम शो नहीं करते, हम कह नहीं सकते। लेकिन यकीनी तौर पे अगर आते हैं तो जी पब्लिक जी। सिंपथीज तो उनके पास होंगी, क्योंकि पहले जो कुछ उन्होंने आज़ाद कश्मीर में लोगों के लिए किया, चीज़ों के, अशिया खुर्दनोश के रेट्स के हवाले से, बिजली के हवाले से, जी जी। राइट्स के हवाले से, तो वो एक एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी तो है। लेकिन क्या वो आम आदमी पार्टी न्यू दिल्ली वाली बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये तो आने वाले वक्तों में हमने देखना है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया वकार गिलानी साहब आपका फॉर वैल्यूएबल इनसाइट। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।